नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे ही 8वें पे कमीशन की कमेटी का गठन कर दिया गया है, अब कई सारे सवाल भी उठ खड़े हुए हैं और उन सवालों के साथ साथ अब दोस्तों समय आ चुका है कमर कसने का। जी हां, 8वें पे कमीशन में अपनी मांगों को लेकर के, अपनी पेमेंट पेंशन की बढ़ोतरियों को लेकर के सभी को एकत्रित होने का समय आ गया है। तो ऐसे में जो भी हमारे मुद्दे हैं, जस्टिफाइड मुद्दे हैं और जिन डॉक्यूमेंट के बेस पर हम मुद्दे सबमिट कर सकते हैं, उनको अब एकत्रित करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि 8वां पे कमीशन गठित हो चुका है। हकीकत है, बहुत सारे लोग बोलते थे कि 8वां पे कमीशन आएगा ही नहीं। जब सरकार ने घोषणा कर दी तो बोलते थे कि ये तो दिल्ली चुनाव की वजह से है, आगे सरकार इसको गठित करेगी ही नहीं। अब गठित हो गया तो बोल रहे हैं कि मिलेगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इतना भी नकारात्मक सोच रखने से नहीं चलेगा। अब जैसा भी मिलना है सरकार ने संगठित कर दिया है, मिलेगा आगे जाकर के। तो अब हमें इस मुद्दे के ऊपर फोकस करना है कि किस तरीके से हमें अच्छे से अच्छा पे कमीशन मिले, कैसे हम हमारे मुद्दों को पे कमीशन तक पहुंचा सकें, कैसे हम एकत्रित होकर के एक अच्छा खासा पे कमीशन का फायदा ले सके दोस्तों। तो 8वां पे कमीशन को गठित करते करते सरकार ने जो संदर्भ शर्तें कुछ रख दिए हैं, 4-5 कुछ कंडीशंस रख दिए हैं। तो क्या इन कंडीशनों की वजह से 8वें पे कमीशन की जो कमेटी है, क्या कमेटी के हाथों में लगाम लगा दिया है? क्या सरकार ने इन शर्तों को रख करके कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी बढ़ोतरी को रोकने की कोशिश की है? इसके बारे में आगे बात करेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ एक लेटर भेजा गया था दोस्तों, एक सर्विंग लेफ्टिनेंट कर्नल द्वारा, जो कि पे पेंशन में 8वां पे कमीशन में पे लेवल को बढ़ाने को लेकर था। वो महत्वपूर्ण लेटर है और उस लेटर का अब इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। इस तरीके के मुद्दों को हमने सामने रखना पड़ेगा। इसके बारे में भी बात करेंगे कि कैसे एक नायक को पे लेवल 7, हवलदार को पे लेवल 8 तक देने की उसमें सिफारिश की गई थी। इसके साथ ही साथ दोस्तों, भारत सरकार ने संसद में यह बोला था कि पे कमीशन आते ही कुछ अलाउंसेस में बढ़ोतरी हो जाएगी। उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, जो संदर्भ शर्तें भारत सरकार ने संसद के पटल में रखे थे जेसीएम से मिले हुए, उनमें से एक शर्त था पे लेवल को मर्ज करना। तो इस पे लेवल का मर्जर भी एक महत्वपूर्ण इशू है दोस्तों। ये अगर मर्ज हो जाए तो आने वाले समय में नीचे लेवल के जो कर्मचारी हैं उनको फायदा मिल सकता है। सिपाही लेवल के या नीचे लेवल के जो पेंशनर्स हैं उनको भी फायदा मिल सकता है। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में ये विषय है। साथ ही साथ एक राज्य ने अब केंद्र के साथ साथ कमर कस ली है कि केंद्र के साथ ही साथ हम भी हमारे कर्मचारियों के लिए 8वां पे कमीशन लागू करेंगे। 28 तारीख को केंद्र ने घोषणा की, 29 तारीख को राज्य के मुख्यमंत्री महोदय ने यह घोषणा कर दी। इसके बारे में भी आगे जानकारी लेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ये सामने के आंकड़े देखिए। अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो चैनल के वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है। तो उनसे मेरी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी जो सैनिक पाठशाला में अपलोड की जाती है उससे आपको महरूम होना ना पड़े। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कंटेंट की ओर। सबसे पहले दोस्तों, क्या भारत सरकार ने 8 सीपीसी के गठन के साथ ही कमेटी पर नकेल कसने वाले शर्तें भी लगा दिए हैं? आपने देखा होगा, जो अप्रूवल दे दिया गया, 8वां पे कमीशन जो गठित किया गया, जो कमेटी बनाई गई, उसके साथ ही साथ भारत सरकार ने कुछ शर्तें भी लगा दी हैं। कुछ कुल मिलाकर के 5 शर्तें हैं। तो क्या यह नई बात है? क्या इस तरीके की शर्तें पहले नहीं लगती थी? क्या इन शर्तों को लगा के 8वां पे कमीशन में सरकार ने क्या नकेल कसने की कोशिश की है? इसके बारे में जानेंगे। चलिए संदर्भ शर्तें देखते हैं और इसी शर्तों को 7वें पे कमीशन में जाकर के देखेंगे दोस्तों। 28 अक्टूबर 2025 को भारत सरकार ने जैसे ही 8वें पे कमीशन को लेकर के अपना अप्रूवल दे दिया, कमीशन का गठन करने के साथ साथ कुछ शर्तें भी रख दी कमीशन के सामने कि इन शर्तों को मानते हुए रिकमेंडेशन बनाने पड़ेंगे। तो क्या इन शर्तों को लागू करके भारत सरकार ने कमेटी के हाथ बांध दिए हैं? क्या नकेल कसने की कोशिश की है? क्या इससे पहले जो कमीशन हुआ करते थे, क्या उन्होंने कभी भी इस तरीके के शर्तें पहले ही नहीं दी थी? इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले सबसे पहले देखिए, 8वें पे कमीशन का वही अप्रूवल वाला प्रेस रिलीज है जिसमें भारत सरकार ने कमेटी को क्या हिदायतें दी है। कमेटी तो बना दी गई, लेकिन कमेटी को बनाने के साथ साथ यहाँ कहा गया है कि व्हाइल मेकिंग द रिकमेंडेशंस द कमीशन विल कीप इन व्यू द फॉलोइंग्स, यानी कि अपने रिकमेंडेशंस बनाते समय नीचे दिए गए बातों को ध्यान रखा जाएगा। और बातें क्या है? सबसे पहले तो द इकोनॉमिक कंडीशंस इन द कंट्री एंड द नीड ऑफ द फिस्कल प्रूडेंस। क्या इस तरीके का कंडीशन पहले पे कमीशनों में नहीं दिया गया था?
दूसरा जो पॉइंट था, द नीड टू इंश्योर दैट द एडिक्वेट रिसोर्सेस आर अवेलेबल फॉर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड वेलफेयर मेजर्स। तीसरा पॉइंट था, द अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स। चौथा पॉइंट था दोस्तों, द लाइकली इंपैक्ट ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑन द फाइनेंसेस ऑफ द state government which usually adopt the recommendations with some modifications। और पांचवा पॉइंट था, the prevailing emoluments, structure, benefits and working conditions available to employees of central public sector undertaking and private sector। क्या ये 5 कंडीशंस लगा के भारत सरकार ने पे कमीशन के ऊपर लगाम कसने का काम किया है? अब चलिए दोस्तों, जब 7वां पे कमीशन डिक्लेयर हुआ था तो 7वां पे कमीशन में किस तरीके की ऐसे ही शर्तें रखी गई थी, वो भी हमें जानना जरूरी है। दोस्तों 7वें पे कमीशन को गठित करते टाइम ये वाला जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर वो उसी तरीके के पॉइंट्स रखे गए थे। यहाँ चेयरमैन का, मेंबर का नाम, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए, चलिए, जो पॉइंट्स थे 7वें पे कमीशन को अपना रिकमेंडेशन सबमिट करते टाइम किन बातों को ध्यान रखना है, वो जो पॉइंट्स थे वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। टू मेक रिकमेंडेशंस ऑन द अबव कीपिंग इन व्यू, सेम चीज है कि रिकमेंडेशंस आपने देने हैं, लेकिन किन बातों को मद्देनजर रखते हुए देना है, वो यहाँ पर भी 5 पॉइंट हैं। ये 7वें पे कमीशन का है दोस्तों, और ये 2014 में निकला हुआ दोस्तों ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें 7वें पे कमीशन को, यानी कि उस कमीशन के ऊपर क्या कंडीशन, क्या शर्तें रखी गई थी। सबसे पहले तो वही शर्त है जो 8वें पे कमीशन में आप देखिए, सबसे पहले द इकोनॉमिक कंडीशंस इन द कंट्री एंड द नीड फॉर फिस्कल प्रूडेंस, सेम वही है। दूसरा पॉइंट, द नीड टू इंश्योर दैट एडिक्वेट रिसोर्सेस आर अवेलेबल फॉर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड वेलफेयर मेजर्स, ये भी सेम हूबहू वही है, 8वें पे कमीशन में भी वही पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट, द लाइकली इंपैक्ट ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑन द फाइनेंसेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स व्हिच यूजुअली अडॉप्ट द रिकमेंडेशंस विद सम मॉडिफिकेशन, बिल्कुल वही है, यहाँ तीसरे नंबर है, और 8वें पे कमीशन का जो अप्रूवल है वहां पर चौथे नंबर में है। जी हाँ, यही पॉइंट है कि राज्यों पर उसका क्या असर रहने वाला है, यही पॉइंट 8वें पे कमीशन वाले में भी है। और जो चौथा पॉइंट है, द prevailing emolument structure and retirement benefits available to employees of central public sector undertaking, यहाँ पर ये चौथा पॉइंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से जुड़ा हुआ है, जबकि 8वें पे कमीशन में तीसरा पॉइंट है जो नॉन फंडेड जो पेंशन स्कीम है उनके बारे में, नॉन कंट्रीब्यूटरी जो पेंशन स्कीम है उनके बारे में, उसको भी ध्यान रखने की बात कही गई है। यहाँ पर चौथा पॉइंट है, द बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस एंड देयर एडेप्टेबिलिटी एंड रिलेवेंस इन इंडियन कंडीशंस, यानी कि 7वें पे कमीशन में पूरे वैश्विक परिवेश में जो रिलेवेंस जो कंडीशंस हैं उनको लागू किया जाए, उनको मद्देनजर रखते हुए 7वां पे कमीशन दिया जाए, इस तरीके का है इसमें। लेकिन 8वां पे कमीशन वाले में ये कि जो प्राइवेट सेक्टर के हैं या जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के हैं उनके साथ मद्देनजर रखते हुए 8वां पे कमीशन को केंद्र के कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बनाया जाए, तो कहीं ना कहीं ये भी मिलता जुलता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए, शर्तें तो रहेंगी, जब कोई चीज लागू होने वाला होगा तो इस तरीके के पूर्व निर्धारित शर्तें तो सरकार बिल्कुल देगी कमीशन को काम करने के लिए। तो उसी तरीके से दिख रहा है कि जिस तरीके से 7वें पे कमीशन में भी वैसे ही शर्तें थे, वैसे ही शर्तें 8वें पे कमीशन में भी हैं। तो आप सबने देखा दोस्तों, ये नॉर्मल बात है, क्योंकि जब भी पे कमीशन गठित होती है तो इस तरीके की शर्तें पे कमीशन के सामने रखी जाती हैं। तो पहले भी ये हुआ है, अब की बार भी हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को मानना ही नहीं, वो तो बोलते हैं कि पे कमीशन मिलेगा ही नहीं, कुछ बोलते हैं ये सरकार देगी नहीं। तो क्या अगले सरकार से लोगे? 2029 के बाद लोगे? 2029 से पहले तो सरकार तो चेंज होने से रही। तो इसलिए जो मिलना है उसको किस तरीके से हम अच्छा बना करके लें, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान होना चाहिए, अगर मेरी माने तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अब 8 सीपीसी में पेमेंट के साथ साथ ही बढ़ जाएंगे बहुत सारे भत्ते भी। सरकार ने संसद में माना पे कमीशन के साथ बढ़ाए जाएंगे कुछ भत्ते। जी हाँ दोस्तों एक संसद के अंदर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए भारत सरकार ने यह जवाब दिया था कि पे कमीशन के साथ साथ कुछ भत्तों में भी बढ़ोतरी होगी। जी हाँ, चलिए पहले जो सवाल जवाब का ब्यौरा है उसको देखते हैं। दोस्तों, भारत सरकार से जब संसद के अंदर यह पूछा गया था कि भारत सरकार पूर्व सैनिक और विधवाओं के लिए जो अलाउंसेस दिए जाते हैं उसमें कब तक बढ़ोतरी करेगी, कब इसके बढ़ोतरी करने की जो है तैयारी है, ऐसा जब सवाल किया गया था तो भारत सरकार ने संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर यह जवाब दिया था कि भारत सरकार कुछ अलाउंसेस में पे कमीशन के साथ ही बढ़ोतरी करेगी। जी हाँ, अब ये देखिए जवाब दिया गया था भारत सरकार की तरफ से,
श्री अजय भट्ट जी का ये जवाब है, जो कि रक्षा राज्य मंत्री थे, और उन्होंने जवाब देते हुए सबसे पहले तो पूर्व सैनिकों की संख्या बताई थी। उसके आगे अगले पेज में उन्होंने बताया था, ये देखिए, जो बढ़ोतरियां, जो अलाउंसेस या जो भत्ते, जो सुविधाएं मिलती है पूर्व सैनिक या उनके विडोज के लिए, उनको लेकर के ये जवाब दिया था कि कब बढ़ोतरी होगी। यहाँ देखिए, एक्स ग्रासिया कैजुअलिटी जो है, जो पहले 2 लाख मिला करता था उसको बढ़ा के 8 लाख कर दिया, और कब से बढ़ोतरी की, ये यहाँ पर आगे डेट भी लिखा हुआ है। कौन से अलाउंसेस कब कब बढ़ोतरी की गई है उसका आगे यहाँ पर डेट लिखा हुआ है। और कुछ अलाउंसेस के लिए दोस्तों बकायदा भारत सरकार ने ये बोला था, देखिए, दीज अलाउंसेस आर रिवाइज्ड इन ईच पे कमीशन एंड द लास्ट रिवीजन केम इन फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। These allowances shall go up by 25% each time DA rise by 50%। यानी कि ये कुछ अलाउंसेस बताए गए थे, कॉस्ट ऑफ बुक एंड स्टेशनरी, कॉस्ट ऑफ यूनिफॉर्म, क्लोथिंग, ये कुछ अलाउंसेस दोस्तों वीर नारी को मिलने वाले अलाउंसेस हैं। ये देखिए, सालाना ये मिलता है 2000 रुपए कॉस्ट ऑफ बुक एंड स्टेशनरी के लिए, और कॉस्ट ऑफ यूनिफॉर्म के लिए सालाना 2000, और क्लोथिंग के लिए 700 रुपए। तो ये जो बढ़ोतरी हुई थी, अब इसके बाद इसकी बढ़ोतरी पे कमीशन में होगी, ये यहाँ पर कहा गया। साथ ही साथ 50% डीए हो जाने पर भी 25% की बढ़ोतरी होगी, ऐसा यहाँ पर जानकारी दी गई। हालांकि ज्यादा भत्ते नहीं है, पूर्व सैनिकों को मिलने वाले भत्ते बहुत ही मिनिमम है, लेकिन जो भी हो, पे कमीशन के दौरान इन भत्तों में भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन जो सर्विस में है उनमें से बहुत सारे भत्ते हैं, एचआरए हो गया, फील्ड अलाउंसेस हो गया, जो भी भत्ते हैं उन भत्तों में भी पे कमीशन में रिवीजन हो जाएगा। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, समय आ गया है पे लेवल मर्जर और पे लेवल को अपलिफ्ट करने की मांग को अब 8 सीपीसी के सामने रखे जाएं। जी हां दोस्तों, ऐसी मांगे समय समय पर उठती रहती हैं, और जो जेसीएम है उन्होंने भी पे लेवल मर्जर के बारे में बातें कही हैं, अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के पॉइंट भेजे हैं, जिसको भारत सरकार ने राज्यसभा के पटल में भी रखा था। और ये पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, नीचे वाले पे लेवल अगर ऊपर वाले के साथ मर्ज हो जाए तो जो नीचे लेवल में पेंशन लेते हैं या पेमेंट लेते हैं उनको फायदा हो जाता है। तो भारत सरकार ने जो डॉक्यूमेंट सामने रखे थे, जो राज्यसभा में रखा गया था, जो पॉइंट है वो, और साथ ही साथ कुछ दिनों पहले एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठा करके लेटर भेजा था, आर्मी हेडक्वार्टर में सीडीएस साहब को भी भेजा था, और कहा था कि 8वें पे कमीशन में इस पॉइंट को सम्मिलित किया जाए। अब समय आ गया है, ऐसे पॉइंट्स हमें 8वें पे कमीशन के सामने रखने का समय आ गया है। तो उनको लेकर के जो डॉक्यूमेंट है उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों, हाल में जुलाई के महीने में राज्यसभा के अंदर जब भारत सरकार ने 8वें पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के कुछ पॉइंट रखे थे, उसमें से एक महत्वपूर्ण पॉइंट था दोस्तों, पे लेवल को मर्ज करना। जी हां, जो जेसीएम ने पॉइंट सबमिट किए थे भारत सरकार को, उन्हीं पॉइंट्स को संसद के अंदर रखते हुए भारत सरकार ने बोला था कि हाँ, हमें ये पॉइंट्स मिले हैं। अब आप देख पा रहे हैं, ये जेसीएम द्वारा दिए गए पॉइंट्स हैं। यहाँ पर देखिए, इनमें से बहुत सारे पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण एक पॉइंट है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, द 8 CPC शुड कंसीडर द मर्जर ऑफ नॉन वायबल पे स्केल्स सच एज लेवल 1 विथ लेवल 2, लेवल 3 विथ लेवल 4 एंड लेवल 5 विथ लेवल 6। ये मर्जर अगर हो जाए दोस्तों, तो लेवल 1 में जिनको पेमेंट या पेंशन मिल रहा है उनको लेवल 2 के बराबर मिला करेगा, लेवल 3 यानी कि ये सिपाही होते हैं, लेवल 3 का लेवल 4 यानी कि नायक के बराबर का मिला करेगा, और लेवल 5 यानी कि हवलदार एंड इक्विवेलेंट को लेवल 6 यानी कि नायब सुधार के बराबर का मिला करेगा। ये भी जो है पॉइंट टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के लिए जेसीएम ने भेजा है। अब आने वाले समय में जैसे ही भारत सरकार जो नोटिफिकेशन है, जो गैजेट निकालेगी, उसमें ये सारे पॉइंट्स डाले जाएंगे। तो इनमें ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको लेकर के आगे पे कमीशन के साथ जो कमेटी बनी है उस कमेटी के साथ नेगोशिएशन होना है, और कहीं ना कहीं इस पॉइंट को इंप्लीमेंट कराने के लिए जोर लगाना पड़ेगा। लेकिन ये तो है दोस्तों सभी सिविलियन एम्प्लॉय हो या जो डिफेंस एम्प्लॉय हो, सबके लिए। लेकिन दोस्तों, एक डिफेंस एम्प्लॉयज के लिए, डिफेंस पेंशनर के लिए जबरदस्त पॉइंट एक सीआरओ साहब ने भेजा हुआ है, और उसको भी उन्होंने 8वें पे कमीशन में इंक्लूड करने के लिए रिक्वेस्ट किया है, और वो लेटर भेजा उन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर को। दोस्तों, कुछ दिनों पहले ये एक जबरदस्त लेटर सामने आया था, जिसमें एक रिकॉर्ड ऑफिस के ऑफिशिएटिंग सीआरओ साहब ने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट उठाए थे, जिसमें पे लेवल का पॉइंट उठाया था। जी हाँ, ये जुलाई 2025 का लेटर है, और इन पॉइंट्स को 8वें पे कमीशन में सम्मिलित करने के लिए भी उन्होंने बोला था। उन्होंने बिल्कुल कंपेयर करके समझा दिया था कि जो सिविलियन अधिकारी या सिविलियन कर्मचारी और फौज के कर्मचारी होते हैं, उनका पे लेवल के बीच में किस तरीके से एनोमेलीज हैं, विसंगतियां हैं। उन्होंने बकायदा आर्मी रूल, आर्मी एक्ट का भी यहाँ पर पूरा रेफरेंस देते हुए, आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो पूरे लेटर्स का, रूल एंड रेगुलेशंस का उन्होंने रेफरेंस दिया है।
पूरे आर्मी एक्ट का जो 1950 का आर्मी एक्ट है, रेगुलेशन 151 है, सभी का यहाँ पर उन्होंने रेफरेंस दिया था। और रेफरेंस देते हुए जो फौज के पे लेवल है उनको सिविल वाले पे लेवल के साथ कंपेयर करते हुए पूरा डिटेल्स में उन्होंने ये एक स्टडी पेश की थी। और इस स्टडी के बेस पर उन्होंने कहीं ना कहीं एक बहुत जोरदार जबरदस्त रिकमेंडेशन सामने रखे थे। जी हाँ दोस्तों, और उन्होंने जो रिकमेंडेशन सामने रखे थे उन रिकमेंडेशनों को उन्होंने 8वें पे कमीशन के सामने भी जो है प्रस्तुत करने का आग्रह आर्मी हेडक्वार्टर से किया था। अब जो रिकमेंडेशंस आपको मैं दिखाता हूं कि पे लेवल का किस तरीके से उन्होंने रिकमेंडेशन किया था। आप देखिए, जो पे लेवल है वर्तमान में नायक एंड इक्विवेलेंट का 4 पे लेवल होता है, लेकिन उन्होंने नायक एंड इक्विवेलेंट को 7 के बराबर रखने का जो है यहां पर सिफारिश किया था। और उन्होंने ये सिफारिश बकायदा ऊपर पूरे जस्टिफिकेशन दे के किया था दोस्तों। यानी कि अगर नायक का पे लेवल 7 हो जाए तो नायक हो जाएगा इक्विवेलेंट टू सूबेदार। आप देख पा रहे हैं, हवलदार का पे लेवल 8 करने की गुजारिश उन्होंने की थी, नायब सूबेदार का 9 करने की, और नीचे यहाँ पर थोड़ा सा कटा हुआ है सूबेदार का 10 पे लेवल करने की उन्होंने गुजारिश की थी। इसी तरीके से सूबेदार मेजर का 10B, लेफ्टिनेंट का 11, इस तरीके से आगे जितने रैंक बढ़ते जाते हैं उसी हिसाब से लेफ्टिनेंट जनरल का पे लेवल 17 तक करने का उन्होंने जस्टिफिकेशन रखा था। और इतना ही नहीं, उन्होंने इस जस्टिफिकेशन में साफ साफ कहा भी था, आप देखिए 15 नंबर पैराग्राफ में कहा है कि आई ऑल्सो आर्ग्यू टू रेज द मैटर ऑफ पे एंड स्टेटस distortions affecting armed forces personnel appropriately before the 8th Central Pay Commission as part of institutional representation। यानी कि आर्मी हेडक्वार्टर में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, देखिए जनरल अनिल चौहान जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के जो जनरल अनिल चौहान साहब है, पीवीएसएम, यूआईएसएम, एवीएसएम, एसएमवीएसएम, उनको इन्होंने ये कहा था कि ये जो प्रपोजल है ये 8वें पे कमीशन के सामने रखें। पे लेवल मर्जर और रैंक के ओहदे के हिसाब से पे लेवल को अपलिफ्ट करने का, नायक हो, हवलदार हो, नायब सूबेदार हो, उनके पे लेवल को अपलिफ्ट करने का ये एक जबरदस्त पॉइंट है। और ये पॉइंट अगर 8वें पे कमीशन में कंसीडर हो जाए तो पेमेंट और पेंशन में जो सैनिक हैं उनको काफी फायदा हो सकता है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, 8 CPC लागू करने के लिए केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार ने भी कमर कस ली है। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर को कमेटी बना दी और 29 अक्टूबर को आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने भी 8वां पे कमीशन का फायदा केंद्र सरकार के साथ साथ ही राज्य सरकार को देने का डिक्लेरेशन कर दिया। यह बहुत ही त्वरित कार्रवाई है दोस्तों। केंद्र सरकार के घोषणा करने के एक दिन बाद ही राज्य सरकार द्वारा इस तरीके से घोषणा करना बड़ी बात है। आने वाले समय में और भी बहुत सारे राज्य हैं, शायद केंद्र सरकार के साथ साथ ही अपने राज्य के कर्मचारी और पेंशनर्स को 8वां पे कमीशन का फायदा दे दें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।